जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति। मैं आज आपको राष्ट्रपति के बारे में हर एक पहलू पर चर्चा करूंगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस फंसते हैं इस चैप्टर से या राष्ट्रपति से वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जानते हैं राष्ट्रपति कहते किसे हैं। राष्ट्रपति किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि पूरे देश का वो प्रधान होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के जो चुनाव की जो प्रक्रिया ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 61 में जो मेंशन है वो जो प्रक्रिया ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। आगे जानते हैं राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति की योग्यताएं, भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं कौन कौन सी है। सर्वप्रथम, वे राष्ट्रपति बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक है, ये 35 वर्ष होने के बाद ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति। वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। और इसके अलावा 15,000 की राशि 15,000 राशि आरबीआई के पास जमा करानी होती है। अगर वो जो भी वोट पड़ते हैं उसका 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी राशि उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं राष्ट्रपति का चयन होता कैसे है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो एक आनुपातिक प्रणाली के थ्रू होता है और एक निर्वाचक मंडल के थ्रू होता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे शामिल होते हैं। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी जो यूटी है उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है अभी एट प्रेजेंट वो होता है 5 लाख रुपए प्रति महीना। 5 लाख रुपए पर मंथ। 2018 से ये राशि यही चली आ रही है। इससे पहले जो पैसे थे, जो राशि थी वो 1.5 लाख रुपए प्रति महीना था। इसके अलावा वे कर मुक्त भी होते हैं। इसके अलावा उन्हें एक सुसज्जित आवास या बंगला मिलता है और उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है। इत्यादि चीजें इनकी फैसिलिटी जो होती है ये भी इनको प्राप्त होती है। ठीक है, जानते हैं कार्यकारी शक्तियां क्या है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी वही करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, राज्यपाल हो गए, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयोग, अन्य चुनाव आयोग और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र और राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 263 में जो मेंशन है अंतर्राज्यीय परिषद, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब देखिए, विधायी शक्तियां क्या क्या है। वह दोनों सदनों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है जो कि आर्टिकल 108 में मेंशन है। याद रखिएगा, संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, पर संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होता है, जो उस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक। इसके अलावा वे 12 राज्यसभा सदस्यों को नामित भी करते हैं। कौन कौन क्षेत्र से आते हैं? वो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, विशेष ज्ञान इत्यादि इन फील्ड में जो अनुभव रखते हैं उनको वो क्या करते हैं? वो नामित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वे लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को भी नामित किया करते थे, परंतु 104वां संशोधन अधिनियम जब आया उससे ये जो प्रावधान है एंग्लो इंडियन वाला उसे क्या कर दिया गया है? उसे निरस्त कर दिया गया है 2019 में। ठीक है, और जानिए विधायी शक्तियां क्या हैं राष्ट्रपति की। भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं उस पर कौन जांच रखता है? उस पर राष्ट्रपति जांच रखता है।
राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण के लिए जो विधेयक बनता है उस पे कौन निगरानी रखता है, उसमें किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और कोई भी धन विधेयक जो होता है उस पे भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक, देखिए विधायक शक्तियां, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है, तब राष्ट्रपति के पास क्या 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 चुनाव रहते हैं, आप इस पे देखिए। या तो वो विधेयक को सहमति दे सकता है, या विधेयक को रोक सकता है, या विधेयक अगर वो धन विधेयक नहीं है, याद रखिएगा अगर वो धन विधेयक नहीं है तो संसद द्वारा पुनर्विचार के लिए उसे वापस भी लौटा सकता है। ठीक, यदि विधेयक को संसद द्वारा संशोधनों के साथ, जब वो लौटा देता है संशोधनों के साथ पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। ठीक है, इस चीज को नोट कीजिए। अब देखिए वित्तीय शक्तियां क्या हैं। संसद में धन विधेयक केवल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बाद ही लाया जा सकता है। याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये 112 आर्टिकल में मेंशन है। ये हर वर्ष सदन के सामने ये प्रस्तुत करते हैं। उनके सिफारिश के बिना किसी भी तरीके की जो अनुदान की मांग भी नहीं की जा सकती है। वह केंद्र और राज्य संबंधों के बीच राजस्व का वितरण करने के लिए वित्त आयोग का भी गठन राष्ट्रपति ही करते हैं, जो कि आर्टिकल 280 यानी कि 280 में मेंशन है। ठीक है, और जानते हैं न्यायिक शक्तियां, किसी भी कानूनी तथ्य संबंधी या कोई भी अगर प्रश्न राष्ट्रपति के पास आ रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, या और जो भी सलाह राष्ट्रपति देगा तो वो बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने। ठीक है, अगर कोई भी सलाह, ऐसी सलाह जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दे रहा है तो जरूरी नहीं राष्ट्रपति उस सलाह को मान ही ले। ठीक है, ये इनकी न्यायिक शक्तियों में गिना जाता है। अब जानते हैं राजनयिक शक्तियां, जो भी अंतरराष्ट्रीय संधियां या समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के ही नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सैन्य शक्तियों में रक्षा सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की भी नियुक्ति कौन करता है, वो एक राष्ट्रपति करता है। संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकता है और शांति भी वही स्थापित करवा सकता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, ये बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां कितनी है। पहली शक्ति है क्षमा, पार्डन। इसमें जिसको भी सजा दी गई है उसकी सारी सजा को माफ कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी दोष होते हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है लघुकरण, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेशन। किसी अपराध की सजा के स्वरूप को बदल दिया जाता है, यानी कि अगर किसी को सजाए मौत दी गई है तो उसको आजीवन कारावास में उसको बदल दिया जाता है। परिहार, रेमिशन को जानिए, इसमें सजा के स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी को 14 साल की सजा हुई है तो सजा का स्वरूप वही रहेगा, उसकी अवधि को कम करके 7 साल, 6 साल, 5 साल ऐसे कर दिया जाता है। विराम, रेस्पाइट, इसे क्या बोलते हैं कि विशेष परिस्थिति में सजा की अवधि को कम किया जाता है। इसमें आप उदाहरण लगा सकते हैं, अगर जेल में कोई महिला कैदी है और वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, जब वो अपना बच्चा डिलीवर कर देगी और उस बच्चा का पालन पोषण 2 साल तक कर लेगी, उसके बाद उसकी सजा फिर से चालू होगी। ठीक है, फिर आता है प्रविलंबन यानी कि सस्पेंशन। मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको थोड़ा टाइम और दिया जाता है, वो किसी हायर कोर्ट में अपनी सजा के लिए चैलेंज कर सके और अपने न्याय के लिए आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये सस्पेंशन में आता। जानते हैं वीटो शक्ति के बारे में। देखिए भारत के राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो वो मोटे मोटे 3 प्रकार की हैं। तो देखिए सबसे पहले जो वीटो आती है वो आती है पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति में इस शक्ति का प्रयोग करके किसी विधेयक को पूरी तरीके से अस्वीकार किया जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक का प्रयोग करता है और विधेयक को पूर्ण रूप से नकार देता है। फिर आता है निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंशनरी वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए इस वीटो को वापस भेजा जाता है। इसके बाद संसद उस विधेयक को पुनः पारित अगर कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना अनिवार्य है। ठीक है,
लास्ट में आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में होता है क्या है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेता है, ठीक है, उस पर कोई जवाब नहीं देता, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है और ना ही उसे अस्वीकार करता है। अब देखिए वीटो शक्तियों का प्रयोग कब कब किया गया है। सबसे पहले जो पूर्ण वीटो का प्रयोग किया गया वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में किया गया, जब पेप्सू विनियोग विधेयक पर उन्होंने अपनी सहमति रोक दी, ठीक है। इसके बाद आर वेंकटरमन ने 1991 में भी पूर्ण वीटो का उपयोग किया, जब संसद के सदस्यों के वेतन को लेकर एक विधेयक लाया गया। और याद रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में सबसे पहले पॉकेट वीटो का उपयोग किया, किसमें, जब भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में एक विधेयक आया, उसको अनिश्चित काल के लिए जेल सिंह ने उसको रोक लिया था, ठीक है। अब देखिए आपातकालीन शक्तियां। देखिए भारत में आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं, जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में दी गई हैं। आर्टिकल 352 का जो आपातकाल है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। यह आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब देश की सुरक्षा में युद्ध, बाहरी आक्रमण के तौर पर हो या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, ठीक है, या आंतरिक विद्रोह भी आप बोल सकते हैं। इसमें संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। राष्ट्रपति इसे तभी घोषित करेगा जब संसद की विशेष बहुमत की इसमें हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए अब तक आपातकाल कितनी बार लगा है, पहले राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो वो 3 बार लगा है। सबसे पहले लगा था 1962 से लेके 1968 तक, जब भारत पर चीनी सेना के आक्रमण के कारण इस आपातकाल को लगाया गया था। फिर दूसरा जो आपातकाल लगा, ये राष्ट्रीय आपातकाल, वो 1971 में लगा, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस आपातकाल को लगाया गया, ठीक है। तीसरा आपातकाल 1975 से 77 तक लगा, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति और राजनीतिक विरोध के कारण राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सुझाव पर आपातकाल की घोषणा की। याद रखिएगा जो स्टार्टिंग के 2 आपातकाल हैं वो बाहरी विद्रोह के कारण हुए थे, और जो लास्ट वाला ये वाला आपातकाल है तीसरा वाला, वो आंतरिक विद्रोह के कारण इस आपातकाल को लगाया गया था। याद रखिएगा ये जो तीसरा आपातकाल है ये एक ऐसा आपातकाल है कि इस समय इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की भी आवश्यकता नहीं समझी थी, और उसके बाद अपने हिसाब से आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। इसमें संसद का कोई रोल नहीं था। और हाल ही में 25 जून 2025 को क्या किया गया है, संविधान हत्या दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। तो ये तीसरा आपातकाल लगा था, ये कब लगा था, ये 25 जून 1975 को लगा था, ठीक है। और जानते हैं, ये तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। अब जानते हैं राज्य आपातकाल के बारे में। देखिए राज्य का जो आपातकाल है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वो आर्टिकल 356 यानी कि 356 के तहत आता है। इसमें आप समझिए जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तब गवर्नर राष्ट्रपति से बताता है कि भाई अब आपातकाल की जरूरत है। तो अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है तो वे आपातकाल की घोषणा कर सकता है संसद की संस्तुति के बाद। अब वो कैसे करेगा, देखिए राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपातकाल की परमिशन मिल जानी चाहिए, और ऐसे ही आगे अनुमोदन के साथ ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। और कब तक जाता है, 3 बार, तब 5 बार होके ये 3 साल हो जाता है, ठीक है। ऐसे 6-6 महीने में ये बढ़ता जाता है, कब तक, 3 वर्ष तक, ठीक है। अब जानिए वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल जब पूरे राज्य की आर्थिक स्थिति बदतर हो जाए तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, वो आर्टिकल 360 में मेंशन है। याद रखिएगा भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, पर 1991 और 92 में एक ऐसा दौर आया था जब भारत के पास सिर्फ 15 दिन का ही पैसा बचा था, धन बचा था, तब लगा था कि वित्तीय आपातकाल लगेगा। बट हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से हम उस आपातकाल से उबर गए और हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ठीक है। देखिए प्रमुख तथ्य जानते हैं, जो 356 है हम राष्ट्रपति शासन है, अब तक देश में 125 बार से ज्यादा लग चुका है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपातकाल लगाया गया है मणिपुर में 11 बार, फिर आता है उत्तर प्रदेश की बारी, उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी तक किसी प्रकार का आपातकाल नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपातकाल रहा था 6 साल, और आपातकाल लगा कब था? 2019 में, और लगातार 6 साल वो आपातकाल चला। क्या कहते हैं, 20 जून 1951 को पहली बार 356 लगाया गया था पंजाब में। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो आर्टिकल 123 में आती है। ठीक है। राष्ट्रपति को संसद का जब अवकाश चल रहा हो, यानी कि संसद में कोई भी सत्र ना चल रहा हो, तब यह अध्यादेश लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक। राष्ट्रपति, जैसे मैंने आपको बताया, संसदीय अवकाश के समय ही, जब दोनों सत्र नहीं चलेगा तभी राष्ट्रपति इसको लगाएगा। यदि संसद अध्यादेश को मंजूरी नहीं देता है तो अगले बैठक के 6 हफ्ते के बाद वह जो अध्यादेश उन्होंने लगाया है वो खुद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। और किसी भी अध्यादेश की जो वैधता होती है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स होती है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, जो कि आर्टिकल 61 में मेंशन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो कि हमने कहां से लिया है? वो हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है। कैसे लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में, याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का जो की प्रक्रिया है वो की जा सकती है। लोकसभा के लिए 100 लोगों की स्वीकृति आवश्यक है, और राज्यसभा के लिए 50 लोगों की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक। जब 2/3 सदस्य इस पर हस्ताक्षर कर दें और 1/4 सदस्य इस पर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर दें, तब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले प्रस्ताव को पारित किया जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस मिल जाना चाहिए। फिर एक समिति बनाई जाती है, फिर समिति डिसाइड करती है। आगे जाके जब वो, क्या कहते हैं, अंतिम निर्णय पे पहुंचता है, तो सदन 2/3 बहुमत, जैसे मैंने आपको बताया, उसके आरोपों को अगर बरकरार रखता है, तब जाकर इस प्रस्ताव को पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया है। अब जानते हैं प्रमुख तथ्य। राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पद संभाला और 13 मई 1962 तक वो इस पद पर बने रहे। 12 वर्ष 3 महीने 18 दिन तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। राजेंद्र प्रसाद जी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद भारत में संभाला था। पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने 1967 से लेकर 1969 तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में अपना पद संभाला। याद रखिएगा, ये पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और ये भी याद रखिएगा, ये इनका एक रिकॉर्ड और भी है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में बहुत छोटा रहा, 2 साल रहा, और इनकी जो मृत्यु हुई वो अपने कार्यकाल के समय ही इनकी मृत्यु राष्ट्रपति के रूप में रहते हुए ही हुई थी। ठीक है। 1997 में देखिए, 1997 में के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने और सन 2002 तक उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। ठीक है। कब से कब तक? 1997 से लेके 2002 तक। ठीक। भारत की सबसे कम उम्र की जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उन्होंने, जब वो राष्ट्रपति बनी 25 जुलाई 2022 को, तब उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है। अभी उन्होंने 64 साल 2 महीने की उम्र का रिकॉर्ड उनके पास था, पर 64 साल 1 महीने की उम्र में राष्ट्रपति बनकर उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1977 में नीलम संजीवन रेड्डी ने राष्ट्रपति पद का भार संभाला था और 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने वो रिकॉर्ड जो है राष्ट्रपति का सबसे कम उम्र का वो तोड़ दिया। याद रखिएगा, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है। उनका पूरा नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उन्होंने 25 जुलाई 2007 से लेके 2012 तक राष्ट्रपति का पद संभाला। और थोड़े प्रमुख तथ्य जानते हैं। देखिए, गिनी के जो राष्ट्रपति हैं थियोडोरो ओबियांग, वो 44 वर्षों से, मतलब अभी तक वो सत्ता में है। ठीक है।
कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गिनी के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है थियोडोरो ओबियांग। इसी प्रकार पेड्रो जोन्स डोमिंगा डे, जो कि मैक्सिको के 38वें राष्ट्रपति रहे, 19 फरवरी 1913 को उन्होंने सिर्फ 45 मिनट के लिए अपना पदभार संभाला था। सिर्फ वो 45 मिनट के सबसे कम कार्यकाल के राष्ट्रपति। इसी प्रकार इब्राहिम टोरे, जो कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं, वो इस समय दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। उनकी वर्ष इस समय 35 वर्ष है। ठीक है। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी अर्जेंटीना की मारिया एस्टेला पेरॉन। 1974 में वो राष्ट्रपति बनी थी, जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के इस समय राष्ट्रपति हैं। उनकी जो उम्र है वो है 92 वर्ष। कितनी है? 92 वर्ष। उनका नाम है पॉल बिया। और यूरोप का एक ऐसा देश जिसका नाम है सैन मरीनो, वहां पे 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। देखिए, इस राष्ट्रपति के लिए सबसे जो आसान आपको याद रखने में रहेगा वो रहेगी इसकी ट्रिक से आप राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को समझ सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेदों की जो ट्रिक है वो 52 से लेके मोटा मोटा 78 तक है। ये प्रमुख ट्रिक है। तो भाई ट्रिक का नाम है 52 पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है। 52 से आता है राष्ट्रपति का पद। देखिए पद। फिर आता है कार्यपालिका की शक्तियां। 54 पे आता है निर्वाचन। ठीक है। ऐसे ही निर्वाचन की रीति या कोटा। ठीक है। फिर आता है कार्यकाल। फिर आता है दोबारा निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन 57 में। ठीक। यहां पर फिर आता है 58 में योग्यता। ऐसे ही 59 में आता है दशाएं शर्तें। 60 में आता है 60 में आता है शपथ। और लास्ट में आर्टिकल 61 में आता है महाभियोग। ठीक है। 52 से 61 तक ये प्रमुख ट्रिक हैं। इसके अलावा आप 72 को भी याद रखिए। ठीक है। 72 में क्या याद आता है? 72 को देखिए। 72 में आता है क्षमादान की शक्तियां। मैंने आपको वीडियो में पहले बताई। ये आप पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये आप तक के भारत के राष्ट्रपति की सूची है। पहले राष्ट्रपति कब थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ठीक है। इसके बाद जाकिर हुसैन का भी याद रखिएगा। ऐसे करके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बारागिरी वेंकटगिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर बने बारागिरी वेंकटगिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर इस प्रकार से बसप्पा दंपस जट्टी, नीलम संजीवन रेड्डी सबसे कम उम्र के बने थे उस टाइम पर, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के बने थे। 1977 में कब बने थे? का रिकॉर्ड 2022 में किसने तोड़ा? वो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने तोड़ा। फिर बने रामास्वामी वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर ये कोचिरल रमन नारायणन। ये कब पहले दलित राष्ट्रपति कब बने? 1997 से लेके 2002 तक। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे आइडियल। ठीक है। ये बने। फिर प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है। कब बनी है? 2007 से 2012 तक। के बाद प्रणब मुखर्जी बने, भारत रत्न इनको मिला। के बाद श्री रामनाथ कोविंद और अब द्रौपदी मुर्मू। ठीक। तो इसमें से क्वेश्चन इसमें आएगा, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, सबसे कम कार्यकाल जिस राष्ट्रपति का रहा उसके बारे में भी जान लीजिएगा। ठीक। अब जानते हैं वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में। देखिए, उसका जन्म हुआ है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, जहाँ रायरंगपुर नामक एक जगह है, वहां पर वो एक आदिवासी नेता भी रही हैं। वो एक आदिवासी फैमिली से आती हैं। ठीक है। जो संथाल फैमिली होती है वो उस आदिवासी कम्युनिटी से आती है। 2022 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वे सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी नेता बनी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो हुआ है वो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ है और वो एक संथाली आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड मैंने आपको हर टॉपिक समझा दिया है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।